नमस्कार प्यारे भाइयों, निमी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम भिन्न भिन्न परीक्षाओं से आए हुए प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का प्रश्न है। और ये प्रश्न है जैसे कि डीएमआरसी, इसरो, डीआरडीओ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, एनसीएल, इन सभी पेपरों से आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और ये जो आईटीआई इलेक्ट्रिशियन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए ये एक निमी टेक्निकल क्लासेस चैनल बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। करेक्ट। तो हम ड्रीम 11 सीरीज में आज हमारा चैप्टर नंबर 2 है, जो कि विद्युत कार्य के लिए औजार। करेक्ट। ये जो चैप्टर नंबर 2 है, इसमें से पार्ट नंबर 4 को हम लोग इस सेशन के माध्यम से कवर करेंगे। पार्ट नंबर 1, 2 और 3 को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया है। ओके। तो हमारा हर एक सेशन 20 प्रश्नों का होता है। हम 20 प्रश्नों को ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारा पर्पज होता है कि क्वेश्चनों को समझना, क्वेश्चनों के लैंग्वेज को देखना। इसमें से जितने भी क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन नीमी लैंग्वेज पे डिपेंडेंट हैं। करेक्ट। तो हम लोग हर एक प्रश्न को एक अच्छे तरह से और बेहतर तरह से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और बता दीजिए आप लोग, वॉइस वगैरह सब क्लियर आ रही है ना, सब ठीक ठाक है? चलिए इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आज का हमारा एक मोटिवेशन है। इस मोटिवेशन से हम इस अपने सेशन को प्रारंभ करेंगे। हार तब होती है जब मान लिया जाए, जीत तब होती है जब ठान लिया जाए। तो मेरे प्यारे भाइयों, आपको अगर जीत हासिल करना है तो आपको सिर्फ संघर्ष करने से कुछ नहीं होना चाहिए। संघर्ष भी होना चाहिए, बट उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए। और जीत यदि आपको हासिल करना है, सफलता हासिल करना है, तो आपको ठानना पड़ेगा, आपको एक जिद लाना पड़ेगा, आपको एक कसम खाना पड़ेगा कि मुझे सफलता हासिल करना है तो बस करना है। आपको सोते जागते उठते बैठते हर वक्त आपको आपके नज़र में वही चीज़ दिखाई देनी चाहिए जो आपको अपने लाइफ में अचीव करना है। जब आप अपनी सफलता पे 100% फोकस देंगे ना, तो सफलता भी आकर आपके कदमों को चूम लेगी। करेक्ट। तो चलिए आज का हमारा प्यारा मोटिवेशन यही है, और हम अपने सेशन की तरफ प्रारंभ होते हैं। हम लोगों ने 60 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिए हैं, और आज से 61 यानी कि क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस सेशन में भी केवल 20 प्रश्न ही है। हम हर एक प्रश्न को हम प्रश्न सॉल्व करते हैं 20, बट वो क्वेश्चन कम से कम हमारा 40 से 50 क्वेश्चन वहाँ से कंप्लीट हो सकते हैं। ओके। चलिए, तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि और भी भाई हमारे साथ कनेक्ट हो सके। फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़ को। और जो भी विद्यार्थी नए हों वो, और जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो दोनों ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि मैं जो आईटीआई का जितना भी यूनिट है, और एनटीपीसी, एनसीएल, और आपका हो गया भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इन सभी जैसे एग्ज़ाम सेंटर का मैं जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जितना भी सिलेबस होता है, इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराने वाला हूँ। करेक्ट। तो हम लोग इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को घोट के पीने वाले हैं। आप यूँ समझिए कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के नस नस को समझने वाले हैं, एक भी चैप्टर, एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ने वाले हैं। ओके। तभी तो मैं आपको सीरीज बाय सीरीज क्वेश्चनों को सॉल्व करा रहा हूँ। ओके। चलिए, उम्मीद करता हूँ शेयर कर दिए होंगे वीडियो को। अब चलिए, अब बीच में कोई डिस्टर्बिंग नहीं, हमारा 100% फोकस रहेगा क्वेश्चनों पे। करेक्ट। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, लकड़ी का हथौड़ा मैलेट का उपयोग किन कार्य हेतु किया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर होगा क्या? लकड़ी का हथौड़ा जिसको मैलेट बोला जाता है, इसका उपयोग किस कार्यों के लिए किया जाता है? वायर में ज्वाइंट लगाने के लिए? नहीं, वायर में ज्वाइंट लगाने के लिए हम सोल्डर का प्रयोग करते हैं। लकड़ी में होल करने के लिए तो इसका तो जिमलेट या ब्रॉडवेल का प्रयोग करते हैं, ये भी नहीं होगा। धात्विक चद्दरों को मजबूती से पकड़ने हेतु वॉइस का प्रयोग किया जाता है। किसका? वॉइस का। बेंच वाइस, पाइप वाइस
होता है ना, तो उसी का प्रयोग करते हैं। धात्विक चद्दर को सीधा करने, करेक्ट, बिल्कुल। यदि हमें धात्विक चद्दर को मोड़ना है, धात्विक चद्दरों को सीधा करना है, तो वहाँ पे हम लकड़ी के मैलेट का प्रयोग करेंगे, करेक्ट। अब यहाँ पे हम लोहे का हथौड़ा प्रयोग क्यों नहीं करते, क्या रीज़न है? क्योंकि यदि हम लोहे को लोहे से ही चोट मारेंगे ना, तो वहाँ पे आघात वर्धनीय ज़्यादा होता है, जिससे वो हमारा सीट टूट सकता है। क्योंकि ये जो धात्विक चद्दर है ये पतली सीटों का बना हुआ होता है, इसलिए हम हथौड़े से लोहे के हथौड़े से इसको चोट नहीं मार सकते, हमें मैलेट से ही चोट मारना होता है। ओके। और वायर का इंसुलेशन निकालने के लिए हम वायर स्ट्रिपर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट। चलिए, सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया? ओके। देखिए, होता क्या है कि हमारे ये जो इलेक्ट्रीशियन यानी कि ITI जो विद्यार्थी करते हैं, वो विद्यार्थी ज़्यादातर ग्रामीण बच्चे होते हैं। तो वो लोग ITI कोर्स चुन के कोई गलती नहीं करते। मैं तो यही मानता हूँ कि जो विद्यार्थी ग्रामीण के हैं वो ITI कोर्स करके बिल्कुल 100% सही काम कर रहे हैं। क्योंकि ITI का बहुत सारा ऐसे पॉइंट्स है, ITI में बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिसको समझना ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को इजी होता है। जैसे कि जिस यूनिट, जो हमारा यूनिट चल रहा है, ये इस यूनिट का जो जितने भी क्वेश्चन है ना, अगर उनको थोड़ा बहुत भी बता दे कोई, तो वो बहुत जल्दी इसको रियलाइज़ करते हैं, समझ जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं, करेक्ट। तो यही फ़ायदा मिलता है उनको। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 62 बताइए क्या हो गया इसका आंसर। लकड़ी में छिद्र करने हेतु उपयोग किया जाने वाला दस्ती औजार है। अब ये दस्ती औजार क्या होता है? दस्ती औजार हम उस औजार को बोलते हैं, वह उपकरण होता है जिसे हम हाथों से पकड़ के कार्य करते हैं। जैसे हो गया प्लायर, ये हमारा दस्ती औजार है। यदि कोई वाइस को बोले, बेंच वाइस, पाइप वाइस, ये हमारा दस्ती औजार नहीं है, करेक्ट। चलिए, तो बेंच वाइस, पाइप वाइस, रैचिड ब्रेस और शोल्डर किसका प्रयोग करेंगे? सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि ये बेंच वाइस और पाइप वाइस ये दस्ती औजार है ही नहीं। हमसे पूछा गया है दस्ती औजार के बारे में। ये शोल्डर भी दस्ती औजार के श्रेणी में नहीं आता, करेक्ट। दस्ती औजार का ऑप्शन ही केवल एक है, रैचिड ब्रेस। और रैचिड ब्रेस के द्वारा लकड़ी में हम छिद्र करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, करेक्ट। चलिए, यदि हम बेंच वाइस और पाइप वाइस की बात करें, तो ये दोनों वाइस किसी धात्विक सीटों को या फिर किसी बेलनाकार सीटों को, बेलनाकार पाइप को मजबूती से पकड़ने के लिए हम इन वाइसों का प्रयोग करते हैं, बेंच वाइस और पाइप वाइस। और सोल्डर का प्रयोग करते हैं हम वायर में या फिर किसी धात्विक सीटों को सोल्डरिंग करने के लिए सोल्डर का प्रयोग करते हैं, करेक्ट। चलिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा 62 नंबर क्वेश्चन का, करेक्ट। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये एक नया क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम ढंग से देखेंगे। एक निम्न प्रकार का गेज जिसमें एक तरफ गो और दूसरे तरफ नो गो लिखा होता है, किस प्रकार का गेज है? अग्रिम गेज, सामान्य प्लग गेज, स्क्रू गेज, वायर गेज। नहीं, वायर गेज में तो कभी गो और नो गो नहीं लिखा होता है। ये तो SWG वायर के व्यास को मापता है, ये स्टैंडर्ड वायर गेज होता है और ये mm में मापता है, करेक्ट। स्क्रू गेज में भी गो और नो गो नहीं लिखा होता है। सामान्य प्रकार का गेज ये लिखा होता है अग्रिम प्लग गेज। इसको हम फॉरवर्ड या प्रोग्रेसिव कुछ भी बोल सकते हैं, अग्रिम प्लग गेज इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, इसमें होता क्या है, इसका आकार षड्भुजाकार होता है। कैसा होता है? षड्भुजाकार, 6 कोने से बना होता है। ये प्लग गेज होता कैसा है? ये इस टाइप का होता है, ये ऐसे होता है और इस एक तरफ लिखा होता है गो और दूसरे तरफ लिखा होता है नो गो। और इसका प्रयोग किया जाता है लिमिट को चेक करने में, परीक्षण करने के लिए इसका प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। लिमिट का परीक्षण करने हेतु, करेक्ट, परीक्षण हेतु गो और नो गो
ये जो एक ऐसा अग्रिम प्लग गेज एक इस प्रकार का गेज है जिसमें एक तरफ लिखा होता है गो, दूसरी तरफ लिखा होता है नो गो, और इसका यूज़ करते हैं लिमिट को चेक करने के लिए या फिर लिमिट का परीक्षण करने हेतु। करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा। हर एक विद्यार्थी प्रश्नों को बड़े ही ध्यानपूर्वक देखेंगे, फिर इसके बाद जवाब देंगे, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दिया करिए। ठीक है, यहाँ से फ़ायदा आपको होने वाला है, लेवल आपका सुधरने वाला है। जब आप स्टडी, मैंने आपको भी बोला था कि संघर्ष करने का एक डायरेक्शन होना चाहिए, एक पर्टिकुलर दिशा होना चाहिए। तो पर्टिकुलर दिशा यही होता है कि आप हर एक पॉइंट पे ध्यान दें, कमेंट में इसका जवाब लिखें कि कौन सा जवाब होगा। आप इस चीज़ को भूल जाइए कि मेरा जवाब कहीं गलत ना हो जाए। ऐसा गलत और सही ये तो होता ही है, हमेशा सही थोड़ी होता है। तो आप हर स्टूडेंट इसका जवाब जरूर दें। एक विशेष प्रकार की चीजल, इसको हम चीजल को क्या छैनी भी बोलते हैं। करेक्ट। एक विशेष प्रकार का चीजल जिसमें एक टेपर्ड एज यानी कि तिरछा धार होती है, इसका उपयोग कठोर हो चुके मोर्टार को फिनिश करने हेतु काम में लिया जाता है। ये मोर्टार क्या होता है? मोर्टार देखिए, जैसे कि अपन लोग सोल्डर करते हैं तो सोल्डर करने के बाद सोल्डरिंग का कुछ फ्लक्स होता है जो सोल्डर किए हुए स्थान से उभरा हुआ होता है। उस उभरे हुए सोल्डर को हमें फिनिशिंग करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, इसी चीज़ को पूछ रहा है। ठीक है, वो जो उभरा हुआ भाग होता है उसी को बोलते हैं मोर्टार। यदि मैं सिंगल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो आप मसाला समझते होंगे, मसाला। ठीक है, तो वही होता है मोर्टार। इसको फिनिशिंग करने के लिए, रफ करने के लिए या फिर चिकना करने के लिए हम काम में लिया जाता है। ये क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आया। एक विशेष प्रकार की चीजल, अच्छा चीजल के बारे में पूछ रहा है, जिसमें एक टेपर्ड एज होती है, इसका उपयोग कठोर हो चुके मोर्टार को फिनिश करने के लिए काम में लिया जाता है। बिल्कुल, एक चीजल है जिसकी धार तिरछी है, तिरछी धार वाली चीजल है, और ये कठोर हो चुके मोर्टार को फिनिश करने के लिए काम में लिया जाता है। ये हमसे पूछ रहे हैं कि ये जो किस चीज़ का बना होता है, ये चीजल किस चीज़ का बना होता है? रबर का बना होता है? बिल्कुल नहीं, रबर कभी मसाले को, कठोर हो चुके पदार्थ को फिनिशिंग नहीं कर सकता। चीनी मिट्टी ये खुद घिस जाएगा बट इस मसाले को नहीं घिस पाएगा। अब ऑप्शन केवल एक ही बचा हमारे पास, कॉम्बिनेशन। तो ये अलग अलग धातुओं से मिलकर बना होता है चीजल, जिसमें एक तिरछी धार लगी होती है जो कि मसाले को फिनिशिंग करने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65। इसका आज हम लोग इसमें केवल 80 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसके कुछ क्वेश्चन और भी हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप लोग हर एक प्रश्न का जवाब दीजिए, फिर और आगे बढ़ते चलिए। करेक्ट। चलिए, फाइल रेती बनाने हेतु सामान्यतः किस धातु का उपयोग किया जाता है? हाई स्पीड स्टील, हाई स्पीड इस्पात, हाई कार्बन इस्पात, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका आंसर? मैंने आपको बताया था, एक बताया था HCS, दूसरा बताया था HSS, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील। इसमें कार्बन की मात्रा होती है 1.5 से 2.1% और हाई स्पीड स्टील में होती है 0.75% से 1%। इसमें होता क्या है, इसमें ये कार्बन की मात्रा है, ये दोनों किस चीज़ की मात्रा है? कार्बन की। कार्बन की मात्रा जितनी ज़्यादा बढ़ाओगे, हार्डनेस उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी, यानी कि कठोरता उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। फाइल एक ऐसे धातुओं से बनाना चाहिए जो हार्ड हो, जो कठोर हो, क्योंकि हमें किसी धात्विक पार्ट को घिसना होता है, फिनिशिंग करना होता है, चिकना बनाना होता है। तो फाइल ऐसे मटेरियल का बना होना चाहिए जो खुद ना घिस कर दूसरे धातु को घिस सके। तो यहाँ पे हमें कार्बन की मात्रा को ज़्यादा रखना पड़ेगा। करेक्ट, इसलिए तभी तो घिस पाएगी हमारी फाइल दूसरे धातुओं को। तो हम फाइल बनाने के लिए हाई कार्बन स्टील का प्रयोग करते हैं।
क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा है हाई स्पीड स्टील के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें ढलवा लोहा की। ये ढलवा लोहा होता है, इसको हम कच्चा लोहा भी बोलते हैं, कच्चा लोहा। इसमें होता है 95% आयरन, बाकी कार्बन प्लस सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील। तो 95% आयरन होता है, बाकी 5% कार्बन और सिलिकॉन मिलके होते हैं। तो हम ढलवा लोहा का उपयोग फ्रेम बनाने के लिए, मोटरों का फ्रेम बनाने के लिए प्रयोग में लेते हैं। और पिटवा लोहा है, ये लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है। लोहा भी कई टाइप्स के होते हैं ना, तो सबसे शुद्धतम रूप पिटवा लोहा होता है। करेक्ट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला 66। दरवाजों और चौखटों में छोटे छिद्र बनाने हेतु प्रयोग किया जाने वाला उपकरण इनमें से कौन सा है? बताइए। जिमलेट है या फिर हैंड्रिल मशीन? नहीं। ब्रॉडवेल, रीमर, पोकर। रीमर और पोकर के बारे में मैंने आपको बहुत बताया है। रीमर का उपयोग वहाँ पे करते हैं जैसे कि एक हैक्सा ब्लेड का उपयोग करके हम किसी धात्विक चद्दर को कटिंग किए और कटिंग करने के दरमियान उसमें कुछ नुकीले सिरे रह जाते हैं। उस नुकीले सिरे को हमें प्लेन करना होता है, नहीं तो वो यदि वहाँ से वायर को हम गुजारेंगे तो उस वायर का इंसुलेशन छिल सकता है। तो हमें उसे फिनिशिंग करने के लिए रीमर का प्रयोग करते हैं। करेक्ट। और बात करें पोकर की, तो पोकर का उपयोग वहाँ पे किया जाता है जैसे कि मान लीजिए आप कुछ ऐसा उपकरण बन रहा है जिसका प्रयोग लकड़ी का, वहाँ पे लकड़ी का प्रयोग किया जा रहा है। तो लकड़ी के दो पार्ट को जोड़ने के लिए हमें एक पिन लगाने की ज़रूरत होती है। करेक्ट। तो वहाँ पे क्या होता है कि दो पार्ट को आपस में जोड़ने के लिए, संयुक्त करने के लिए हमें एक पिन लगाने की ज़रूरत होती है। और पिन किस चीज़ का होगा? लकड़ी का ही होगा। तो वो लकड़ी का पिन लगाने के लिए, पिन लगाने से पहले हमें एक होल करने की ज़रूरत होती है। उस होल को हम पोकर के द्वारा करते हैं। यदि हम पिन को डायरेक्ट उस पर ठोकते हैं तो पिन हमारा टूट सकता है, क्योंकि लकड़ी का है, लकड़ी होता है कमज़ोर। इसके वजह से हमें पहले एक छिद्र बनाना पड़ता है। उस छिद्र को बनाने के लिए हम पोकर का उपयोग करते हैं। ब्रॉडवेल, चलिए इसके बारे में बात करेंगे। हैंड्रिल मशीन, ये हैंड्रिल मशीन नहीं होता। हैंड्रिल मशीन का उपयोग सामान्यतः हर जगह किया जाता है। अब इसमें छोटा छिद्र बनाने के लिए, बड़ा छिद्र बनाने के लिए, इसमें अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग नंबर्स के इसके बिट होते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन है, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन है जिमलेट और ब्रॉडवेल। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका जिमलेट होगा। ब्रॉडवेल का भी प्रयोग किया जाता है। करेक्ट। लेकिन यहाँ पे जिमलेट ही आंसर सही माना जाएगा, क्योंकि ब्रॉडवेल एक धीमी गति से छिद्र करता है। करेक्ट। और ये एक ही डायरेक्शन में छिद्र करता है। ओके। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। दरवाजों और चौखटों में छोटे छिद्र बनाने के लिए हम जिमलेट का प्रयोग करते हैं। और ब्रॉडवेल सामान्यतः छोटा छिद्र नहीं बनाता है, इसका साइज थोड़ा जिमलेट की साइज से बड़ा होता है। करेक्ट। हमें हर एक पॉइंट को ध्यान देना पड़ता है, इस तभी हम राइट आंसर कर सकते हैं, वरना हम छोटे सिंपल से सिंपल क्वेश्चनों को हम गलत कर सकते हैं। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन 67। ये रहा 67। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। अर्धगोलाकार छिद्र को परिष्कृत फिनिशिंग करने हेतु प्रयोग किया जाने वाला कौन सा उपकरण है? अब देखिए क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं, वही क्वेश्चन है, बस उस क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज हो रहा है, उस क्वेश्चन को ही ऊपर नीचे करके क्वेश्चन बन रहे हैं। करेक्ट। ये मेरा खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ये एग्जाम से आया हुआ क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन कैसे बनाऊंगा? ठीक है, मुझे बस इतना पता है कि क्वेश्चनों का लेवल क्या होता है, बट कौन सा क्वेश्चन आएगा ये मुझे भी नहीं पता। बस इतना पता होता है कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन मैं खुद का क्वेश्चन नहीं बनाता। करेक्ट। बताइए। अर्धगोलाकार छिद्र में परिष्कृत करने हेतु प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है।
ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस समझने की कॉमन सेंस चाहिए यहाँ पे समझने के लिए। अब देखिए ये हमारे पास अर्धगोलाकार, अर्धगोलाकार ये छिद्र है, तो अर्धगोलाकार छिद्र को फिनिशिंग करने के लिए हमें अर्धगोलाकार कट फाइल की ही ज़रूरत होगी, क्योंकि अर्धगोलाकार कट फाइल ही इसमें एडजस्ट हो पाएगा। ठीक है, यदि आप चौकोर फाइल को यहाँ पे लगाने की कोशिश करें तो क्या यहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगा। अर्धगोलाकार कट फाइल ही यहाँ पे एडजस्ट हो पाएगी, तो जो फाइल एडजस्ट हो पाएगी उसी का प्रयोग करेंगे हम फिनिशिंग करने के लिए। तो हमारा राइट आंसर तो ऐसे मिल गया। बस आप लोगों को ध्यान देना है क्वेश्चन पे, आंसर तो अपने आप सामने निकल के आ जाएगा, आपको टेंशन लेना ही नहीं है। और क्वेश्चन बड़ा है, इस चीज़ को देख के आपको घबराना नहीं है। यदि जो स्टूडेंट घबरा गया ना तो समझिए कि वो आंसर गलत ही करेगा, पक्का गलत करेगा। चलिए, रास्प कट फाइल, सिंगल कट, डबल कट, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए, हमें समय को भी ध्यान देना पड़ता है, और समय को भी ध्यान देते हुए हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। करेक्ट। चलिए, किसी गोलाकार धातु के आंतरिक व्यास में चूड़ी बनाने हेतु प्रयोग किया जाता है सिंपल टैप का प्रयोग किया जाता है। ये टैप क्या करता है? एक बेलनाकार धातु है, उस धातु के आंतरिक व्यास में, वो जो बेलनाकार धातु है वो बिल्कुल उसके आंतरिक व्यास में हमें एक चूड़ी काटना है, तो किसका प्रयोग करेंगे? टैप का प्रयोग करेंगे। ये टैप का भी अनेक साइज होते हैं, 3.2, 3.5 और 4.5, ऐसे इसका साइज होता है। और ये BSP, BSW, ये चूड़ियों के प्रकार हैं। ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप चूड़ी, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विद्रोह चूड़ी, डाई। हाँ, डाई के बारे में देख लेते हैं। जिस तरह से टेप आंतरिक व्यास में चूड़ी काटती है, इसी तरह से डाई बाहरी व्यास में चूड़ी काटती है। बाहरी व्यास में चूड़ी बनाने हेतु, जैसे कि जो आप लोगों ने बोल्ट देख रखा होगा, उस बोल्ट में जो चूड़ी बना होता है वो बाहरी व्यास में चूड़ी बना होता है, लेकिन जो नट होता है उसके अंदर वाले पार्ट पे चूड़ी बना होता है। तो अंदर वाले पार्ट में चूड़ी बनाने के लिए हम टैप का प्रयोग करेंगे, जबकि हम बाहरी व्यास में चूड़ी बनाने के लिए डाई का प्रयोग करेंगे। करेक्ट। चलिए, ऑप्शन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69, बताइए क्या होगा इसका आंसर। ये तो सामान्यतः बहुत जगहों पे यूज़ किया जाता है। आप लोगों को पता होगा कि खेती किसानियों में क्या होता है कि पाइप की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे हमें कभी कभी ऐसी जगह होती है कि हमें पाइप को डायरेक्ट टर्न आउट करना होता है, डायरेक्ट मोड़ना होता है। ठीक है, तो हम किसी धात्विक पाइप को डायरेक्ट तो मोड़ नहीं सकते, या तो वो मुड़ेगी नहीं, अगर किसी तरह से मुड़ भी गई तो वो टूट जाएगी। तो हमें डायरेक्ट मोड़ने के लिए हमें एक एल्बो की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हमें एल्बो की ज़रूरत पड़ती है। उस एल्बो का उपयोग कहाँ किया जाता है? छोटा बैंड करने के लिए या बड़ा बैंड करने के लिए? जब भी हमें एक छोटा बैंड करना होगा, इस तरह से, जैसे मान लीजिए कि ये मेरा एक पाइप हो गया, ये मेरा एक पाइप हो गया, इस पाइप में एक छोटा बैंड लगाना है, तो यहाँ पे मुझे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? यहाँ पे मैं एल्बो का प्रयोग करूँगा। ठीक है, ये अपना हो गया पाइप, तो इतना छोटा बैंड करने के लिए मैं एल्बो का प्रयोग करूँगा। वही हमसे पूछ रहा है, छोटा बैंड करने के लिए एल्बो का प्रयोग करेंगे या किसका प्रयोग करेंगे? तो एल्बो का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए, आप लोगों ने एल्बो को देख भी रखा होगा। ठीक है, आज का प्रश्न नंबर 10वां यानी कि 70, कटिंग कार्य संपन्न करने हेतु उपकरण उच्च कठोर होते हैं। बिल्कुल, यदि उच्च कठोर वाले धातु के उपकरण नहीं बनाए जाएंगे तो वो कटिंग करेंगे कैसे? हाई कार्बन स्टील, जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी वही कटिंग का कार्य कर सकता है। तो हाई कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, 1.5% से 2% तक कार्बन होता है। हाई स्पीड हाई स्पीड स्टील के बारे में हमने देख लिया। आयरन तो होगा नहीं, स्टील होगा नहीं, सिलिकॉन स्टील भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस धातु के किस भाग में चूड़ी बनाने हेतु टैप का उपयोग किया जाता है? अभी हमने देखा कि टैप का उपयोग कहाँ किया जाता है? बाहरी भाग में चूड़ी बनाने के लिए। आंतरिक भाग में चूड़ी बनाने के लिए हम लोग डाई का प्रयोग करते हैं।
करेक्ट। मध्यम भाग, ऊपरी भाग, ये सब रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें जब भीतरी भाग में चूड़ी बनाना हो, जैसे कि नट में बना होता है, तो वहाँ पे डाई का प्रयोग करते हैं। और बाहरी भाग में यानी कि बोल्ट में चूड़ी बनाना है तो हम इसका प्रयोग करेंगे, टैप का प्रयोग करेंगे। करेक्ट। उल्टा हो गया क्या? नहीं नहीं, सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 72। की वेज कटिंग करने के लिए किस चीज़ल का इलेक्ट्रीशियन द्वारा उपयोग किया जाता है? देख लीजिए भैया, आप इलेक्ट्रीशियन बनने वाले हैं और आपको पता होना चाहिए कि की वेज की कटिंग करना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, नहीं तो आप प्योर इलेक्ट्रीशियन नहीं कहलाएंगे। फिर लोग बोलेंगे आप घूस दे के इलेक्ट्रीशियन बन गए। ओके, चलिए। नहीं, हम ऐसे नहीं करते। हम मेहनत करने के बाद, हम संघर्ष करने के बाद इलेक्ट्रीशियन बनेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। घूस घूस वाला हमारा कहानी नहीं है, ठीक है। चलिए, की वेज की कटिंग करना है तो किस चीजल का प्रयोग करेंगे? टोपी चीजल और पार्श्व चीजल, इन दोनों का प्रयोग की वेज की कटिंग करने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। करेक्ट। चाहे वो चीज टोपी चीजल हो या पार्श्व कट चीजल हो, इन दोनों का प्रयोग करने के लिए, इन दोनों का प्रयोग करके हम की वेज की कटिंग करते हैं, जो एक इलेक्ट्रीशियन इसका प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। काऊ माउथ चीजल, ये कैसा चीजल होता है? जहाँ पे हमें छिद्रों का व्यास बढ़ाना है। मान लीजिए कि आप यूँ समझिए कि हैंड ड्रिल मशीन के द्वारा हमने एक छिद्र किया है, इस छिद्र का व्यास हमें बढ़ा के इतना करना है, तो वहाँ पे हम काऊ माउथ चीजल का प्रयोग करेंगे। करेक्ट। चलिए, इसको बताइए, ये आज के दुनिया में यानी कि इस टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा वायरिंग में उपयोग होने वाला उपकरण है। हर जगह इसका उपयोग किया जाता है। आप इसका नाम बताइए बस। उपकरण है, कौन सा उपकरण है? वायर स्ट्रिपर है, फाइल है, कि लॉन्ग नोच प्लायर है, गेज है, क्या है? बहुत ही अच्छा उपकरण है ये अक्सर वायर का इंसुलेशन उतारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब आप बता सकते हैं, मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया, यहाँ से आप राइट आंसर दे सकते हैं। मैंने आपको वायर के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया, तो ये वायर स्ट्रिपर है दोस्तों। क्या है? ये वायर स्ट्रिपर है। इस वायर स्ट्रिपर का प्रयोग किया जाता है वायर के ऊपर जो पीवीसी का इंसुलेशन होता है उसको हटाने के लिए। क्योंकि हम इंसुलेशन तो प्लायर के द्वारा, कटर के द्वारा भी हटा सकते हैं, बट उसमें वायर कट हो जाने का ज़्यादा चांस रहता है। वहाँ से वायर कट भी सकता है, लेकिन वायर स्ट्रिपर के द्वारा वायर कट नहीं सकता। ठीक है, इसको बनाया ही गया है वायर के ऊपर का इंसुलेशन को छीलने के लिए, इंसुलेशन को हटाने के लिए। करेक्ट। और ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 mm तक की वायर का इंसुलेशन हटा सकता है। क्योंकि यदि आप 16 mm 32 mm की वायर के ऊपर का इंसुलेशन हटाने के लिए आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए, ये रहा है हमारा वायर स्ट्रिपर। हथौड़ी के पार्ट्स यानी कि भाग कौन कौन से हैं? मैं डायरेक्ट हथौड़ी का चित्र बनाता हूँ, आप वहाँ से देख लेना हथौड़ी का पार्ट कौन कौन सा है। एक बड़ा सा चित्र बनाऊंगा जिसमें सभी भाइयों को समझ में आ जाए। ये है हमारा हथौड़ी, राइट। अब बताइए, यहाँ पे एक और पार्ट बना होता है इस तरह का, और यहाँ पे लगा होता है इसका हैंडल। अब बताइए, इसके, ये तो हो गया हमारा हैंडल, ये हो गया हमारा फेस, और इसको बोला जाता है, ये दोनों पार्ट्स मिलके बनते हैं इसका नेक, और ये होता है पिन। अब कौन सा पार्ट बच गया? बस हो तो गया, एक और बचा है चेक, ये होता है चेक। तो आप इसमें से देख लीजिए कौन कौन सा ऑप्शन आपको मिल रहा है। ये मैंने आपको बनाया है बॉल पिन हैमर का डायग्राम। तो ये हो गया पिन,
हैंडल, चेक, फेस, नेक। तो आपको क्या मिल गया? फेस मिल गया, हैंडल मिल गया, आई होल नहीं मिला। तो इसमें आई होल भी होता है, यहां पे आई होल होता है, आई होल। देखिए भाइयों, इंग्लिश ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि इंग्लिश मुझे बहुत ज़्यादा आती नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को समझने के लिए बहुत कुछ बना दिया है मैंने। हथौड़ी के पार्ट्स होते हैं टोटल, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है, हथौड़े का प्रयोग किया जाता है कील को ठोकने के लिए। हथौड़े कई प्रकार के होते हैं, कील को ठोकने के लिए भी बना होता है हथौड़ा, और कील को निकालने के लिए भी हथौड़ा बना होता है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 75, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसके बारे में हम लोग बहुत डिस्कस किया है पिछले ये क्वेश्चन में, बहुत। आप लोगों को बिल्कुल ईजी हो गया होगा ये क्वेश्चन। पतली सीटों को स्ट्रेट करने हेतु उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। कैंची से तो स्ट्रेट करेंगे नहीं, ये तो दर्जी और नाई प्रयोग करते हैं। सेंटर पंच से तो करेंगे नहीं। सेंटर पंच क्या होता है कि जहाँ पे हमें ड्रिल करना होता है, एग्जैक्ट पॉइंट पे ड्रिल करने के लिए हम वहाँ पे एक मार्क लगाते हैं, तो वो मार्क सेंटर पंच के द्वारा लगाया जाता है। स्क्रू ड्राइवर के द्वारा पेच को खोला जाता है, पेच को कसा जाता है। और लकड़ी का हथौड़ा, बिल्कुल लकड़ी के हथौड़े का प्रयोग करेंगे हम पतली सीटों को स्ट्रेट करने के लिए। यदि हम हैमर का प्रयोग करते हैं, ये जो पतली सीट है ये टूट टूट के बिखर जाएगी, ठीक है। इसलिए हम लकड़ी के हथौड़े का ही प्रयोग करेंगे, जिसको हम बोलते हैं मैलेट, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है 76, तांबा तार में लगा नहीं तांबा तार में लग लगाने के लिए किस हैंड टूल का उपयोग किया जाता है? सोल्डरिंग का। अरे भैया, सोल्डरिंग का उपयोग कैसे करेंगे आप? सोल्डरिंग का उपयोग तो किसी दो पर्टिकुलर मेटल को जोड़ने के लिए, ज्वाइंट बनाने के लिए, या फिर वायर में ज्वाइंट बनाने के लिए उपयोग करते हैं। ये तो होगा नहीं। पुली पुलर और बियरिंग पुलर, ये भी दोनों नहीं हो सकता, क्योंकि पुली पुलर और बियरिंग पुलर, ये जो बड़े आकार के मोटर होते हैं उनके शाफ्ट में एक पुली लगा हुआ होता है। उस पुली को हमें बड़े हिसाब से निकालना होता है, नहीं तो वो खराब हो जाता है, ठीक है। तो पुली पुलर का प्रयोग करके शाफ्ट में लगे पुली को हम उतारते हैं, निकालते हैं। तो जब बड़े मोटरों का पुली निकालना हो तो हम पुली पुलर का उपयोग करेंगे, और छोटे मोटरों का पुली निकालना हो तो बियरिंग पुलर का उपयोग करेंगे, राइट। पाइप कटर, नहीं, पाइप कटर का उपयोग भी नहीं कर सकते हैं। ये तो नाम से पता चल रहा है कटर, ये किसी गोलाकार धात्विक पाइप को कटिंग करने के लिए उपयोग किया जाता होगा। ये तांबे में लग लगाने के लिए नहीं। ऑप्शन ही बचा एक। आप लोगों को यदि क्वेश्चन समझ में ना आए और क्वेश्चन का ऑप्शन समझ में ना आए, यदि आपसे ऑप्शन कोई भी एक दो बन रहा है, पहले जो चीज़ बन रहा है उसके बारे में देखिए। आपको बन रहा है पुली पुलर का उपयोग यहाँ किया जाता है, तो यहाँ तो कर नहीं सकते, तो इसको मान लीजिए गलत कर दीजिए। फिर पाइप कटर, कटर से पता चल रहा है कि ये कटिंग करने के लिए उपयोग किया जाता होगा, चाहे जहाँ भी किया जाता हो, फिर आप इसको भी नेगलेक्ट करिए। तो इस तरह से क्वेश्चनों की छटनी कीजिए, जो क्वेश्चन बचेगा वही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आप इस तरह से भी एग्जाम में अपने आप को राइट क्वेश्चन यानी कि गलत क्वेश्चन करने से बच सकते हैं। राइट क्वेश्चन तो करना है, गलत हमें नहीं करना है। उससे बचना कैसे है? ऑप्शनों को चुन के, राइट। तो ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 76 का। चले अगले क्वेश्चन की तरफ चले। मज़ा आ रहा है ना दोस्तों? अगर मज़ा आ जाए ना तो कसम से आज छोड़ना मत इस वीडियो को, बिल्कुल दबा के लाइक करना, और नए हो तो सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत भाई, क्योंकि मैं आपको बहुत कुछ कवर कराने वाला, बहुत कुछ। मैं आपको इतना कुछ कवर कराऊंगा ना कि जिस दिन आप मेरे द्वारा बनाया गया हर वीडियो को देख लिए ना, तो आप मास्टरमाइंड हो जाएंगे, राइट। मैं ये नहीं चाहता कि मुझे ही सब कुछ आता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं, मेरे से भी बड़े बड़े खिलाड़ी बैठे हैं, करेक्ट। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट में शेयर कर देना, बिल्कुल दबा के शेयर करना, और अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, सबको बोलना कि भाई आप एक बार देखो तो इस चैनल में आके, इस चैनल का जलवा ही कुछ अलग है, राइट। चलिए अब चलिए अगले क्वेश्चन में जलवा दिखाते हैं। 77 नंबर का जलवा देखिए। इनमें से कौन रेती की श्रेणी में नहीं आता? आयताकार रेती श्रेणी। आप लोगों ने कभी आयताकार रेती श्रेणी देखा है? कभी नहीं। न तो कट के हिसाब से होता है, ना ही कट के हिसाब से होता है, और ना ही आकार के हिसाब से होता है, किसी भी अनुसार नहीं होता है। न ही ग्रेड, न कट, न तो आकार। तो हाफ राउंड रेती होता है,
लेकिन हमसे पूछा है नहीं होता है तो ये हो जाएगा गलत। नाइफ एज व नीडल रेती ये भी होता है, लेकिन हमसे पूछा है नहीं होता तो ये हो जाएगा गलत। फ्लैट रेती ये भी होता है, लेकिन आयताकार रेती इस ये होता है हमारा आयताकार। क्या इस आकार की रेती देखा है आप लोगों ने कभी? कभी नहीं। या तो आप लोग इस आकार का देखेंगे या इस आकार का देखेंगे, लेकिन इस आकार का कभी नहीं देखेंगे, आयताकार रेती। करेक्ट। तो राइट आंसर हमारा यही है। इस क्वेश्चन का जलवा यही है, बस इतना ही जलवा है, छोटा सा। अगला क्वेश्चन देखें, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन, बहुत ही एकदम प्यारा क्वेश्चन है, मज़ा आ गया। बस क्वेश्चनों को आप चूम लो, क्वेश्चन तो अपने आप बन जाएंगे। दीवारों में पिन ठोकने हैं तो किस उपकरण का उपयोग करते हैं? यार कितनी बार बताएं, हैमर का। लेकिन आजकल मौका मिलते ही इलेक्ट्रिशियन वाले क्या करते हैं, लॉन्ग नोज प्लायर का भी उपयोग कर देते हैं कील को ठोकने। अरे कौन देख रहा है, ठोक ले भैया, ठोकने से मतलब है, अपना थोड़ी ना जाएगा, जाएगा तो कंपनी का, क्या दिक्कत है। या फिर लॉन्ग नोज प्लायर नहीं है तो चलिए फाइल से ही ठोकते हैं, फाइल थोड़ी ना टूटेगी, इतना हार्ड फाइल है। बट फाइल हार्ड है, वो टूटेगा भी नहीं, आपको भी पता, मुझे भी पता है। बट आप जो काम कर रहे हैं ना, इस काम से आपको चोट भी लग सकता है, समझ रहे हैं ना। हमें जो हमारा इलेक्ट्रिशियन थ्योरी हो उसमें सबसे पहला चैप्टर हमें दिया गया है स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के बारे में। पहले हमें खुद की सेफ्टी रखना है, काम चाहे हो या ना हो। तो हम फाइल से, बताइए, दीवारों में पिन ठोकेंगे तो फाइल से तो हमें चोट लगेगी, यानी हमें खुद की सेफ्टी करना आता ही नहीं है, इसीलिए तो हम गलत सलत उपकरणों का प्रयोग करेंगे। तो फाइल का उपयोग आप लोग कभी ना करें। इलेक्ट्रिशियन चाकू से थोड़ी ठोकेंगे, चाकू से तो यहाँ हलाली करने के लिए काम आता है या फिर लड़ाई करने के लिए काम आता है। ऑप्शन ही बचा हैमर, ठीक है। तो हैमर का प्रयोग करेंगे हम दीवारों में पिन ठोकने के लिए। आज का क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन देखिए, ये कुछ नया क्वेश्चन है। मैंने आपको इसके बारे में डिस्कस किया है, बताया हुआ है, बट कोई बात नहीं, फिर से देख लेते हैं। थ्रेड रिंग गेज परीक्षण हेतु उपयोग किया जाता है। थ्रेड रिंग गेज किस परीक्षण हेतु उपयोग किया जाता है? एक्सटर्नल या इंटरनल या इनमें से सभी के लिए? तो ये हमेशा एक्सटर्नल चूड़ियों का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। मैंने आपको बताया एक्सटर्नल चूड़ी बनाना है, यानी कि बाहरी व्यास में चूड़ी बनाना है तो डाई का प्रयोग करेंगे, आंतरिक व्यास में बनाना है तो टैप का प्रयोग करेंगे। जो चूड़ी बनाया जाता है डाई और टैप के द्वारा, इन चूड़ियों की जो गहराई होती है वो क्या एक बराबर गहराई होती है? जो उनका विड्थ होता है, उसकी डेप्थ होती है, वो डेप्थ क्या बराबर है? यदि बराबर नहीं रहेगी तो जो नट बैठाएंगे तो वो नट प्रॉपर तरीके से उस पर बैठेगा नहीं और घूमेगा भी नहीं। तो उस चीज़ को हमें परीक्षण करने के लिए थ्रेड रिंग गेज का उपयोग किया जाता है। राइट। तो ये हो गया 79 नंबर का ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन। ये एक्सटर्नल चूड़ी ये सब रॉन्ग हो गया, ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। और वैसे भी हमें दिक्कत लेने की ज़रूरत ही नहीं है, दिक्कतों को ही तो हम सॉल्व कर रहे हैं। करेक्ट। चलिए कोई बात नहीं। आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, डबल कट रेती में पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति के कोण का एंगल होता है, बताइए किस एंगल का होता है? ये बोल रहा है डबल कट रेती। डबल कट रेती तभी बनेगी जब ये पहले एक सिंगल कट होगी। तो ये हो गया हमारा सिंगल कट रेती, इस तरह से ये सिंगल कट रेती है। अब इसको डबल करने के लिए हमें डबल लाइन खींचने की ज़रूरत होगी, ये हो गया हमारा डबल कट रेती। तो ये जो सिंगल लाइन गई हुई है ये कितने एंगल पे होती है? ये 50 से 60 डिग्री के एंगल पे होती है, राइट। और ये जो सेकेंड लाइन आया हुआ है ये 70 डिग्री पे होती है। अब देख लीजिए आप कौन सा राइट आंसर होगा। 0 डिग्री, ये तो हो ही नहीं सकता बिना किसी डिग्री के। 0 डिग्री का मतलब समझ रहे हैं आप? एकदम स्ट्रेट लाइन, इस तरह से स्ट्रेट लाइन, एकदम सीधी लाइन, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट जवाब होगा। तो दोस्तों चलिए आज का हमारा जलवा यहीं तक है। और आप सभी भाइयों इस वीडियो को दबा के कीजिए लाइक और कर दीजिए लोगों के पास शेयर, ताकि मज़ा आ जाए, अगले वीडियो में और लोग इकट्ठे होकर हम पढ़ें। और फिर आप अगर नए हो तो इस चैनल से जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए क्या है, यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम डेट तो आया नहीं है, बट हम एग्ज़ाम डेट को इंतज़ार करके नहीं रहेंगे, हमें पहले से ही प्रिपेयर होना है, पहले से भी अभ्यासरत होना है। तो मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, राइट।
तो उस सीरीज़ को मैं बहुत ही जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, हो सके तो मैं नेक्स्ट डे ही स्टार्ट कर दूंगा। तो यूपीपीसीएल के तैयारी करने वाले स्टूडेंट बहुत जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं यूपीपीसीएल के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा ना कि मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। और वही क्वेश्चन यानी कि उसी लेवल का वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। अभी देखिए एनसीएल का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि वो जो पेपर सेटर था इतना घटिया था ना, इतना घटिया था कि समझ लीजिए कि लगता है कि उसकी नई नई नौकरी लगी थी। उसने क्या किया था कि जो जो गूगल में साइटें होती हैं उन साइटों से उठाकर क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में डाल दिया, और इसरो का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस इसरो के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डायरेक्ट उठा के सेम टू सेम डेटा को उठा के उसने पेपर में प्रिंट आउट करवा दिया, राइट। उसने क्या किया, उस क्वेश्चनों में लिखे डेटा को थोड़ा भी लेफ्ट राइट आगे पीछे या फिर कुछ वर्ड को चेंजेस नहीं किया उसने, यूँ समझिए कि वो ज्यों का त्यों रख दिया, ठीक है। तो ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं ना, ये अक्सर रिपीटेड होते रहते हैं दोस्तों। ये जो मैंने क्वेश्चन आपको 80 तक करवाया, 80 क्वेश्चन, ये टोटल रिपीटेड क्वेश्चन है। आप लोगों ने देखा ना, पहले हमने मैलेट के बारे में देखा, फर्स्ट वीडियो में ही मैलेट के बारे में, लेकिन अभी तक मैलेट के बारे में ही क्वेश्चन आ रहा है। इसका मतलब वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, राइट। इसलिए तो यूपीपीसीएल का सीरीज़ बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं मैं, और आप सभी भाइयों से मेरा यही आग्रह है कि आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि मेरे वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आपके घर जाकर आपके दरवाज़ा को खटखटाए कि भैया उठो, वीडियो आ गई, बस अब सोना नहीं है, अब क्या करना है, अब पढ़ना है, अपने लक्ष्य को पूरा करना है, अपने जीत को हासिल करना है, सफलता को हासिल करना है, ठीक है। चलिए, तो भाइयों आज का और हमारा साथ यहीं तक है। अब हमारी और आपकी मुलाकात होगी बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जो कि नेक्स्ट डे। तब तक के लिए राम राम, थैंक यू, ओके।